शुगर कंट्रोल के लिए, और ख़ास तौर पे ये जो नुस्खा मैं बना रहा हूँ ये प्री डायबिटिक लोगों के लिए है कि अगर इसका मामूल बना लें तो शायद वो अपनी प्री डायबिटीज़ को सरहद से ज़रा पीछे ले आएँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कलौंजी। कलौंजी 1 चमचा, मेथी दाना 1 चमचा। अच्छा, कलौंजी ब्लैक सीड है, मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है। फेनुग्रीक, कलौंजी, मेथी दाने के बारे में एक बड़ा मशहूर सा मकूला है कि जिसने मेथी दाने की कीमत को पहचान लिया शायद वह सोने की कीमत से खरीदे। ये आम तौर पर मशहूर है कि ये एक हदीस है, लेकिन तहकीक शुदा बात यह है कि ये एक हकीम का कौल है, ये हदीस नहीं है। इसकी क्लियरेंस ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर वो है गुड़मार बूटी। तकरीबन इसी वज़न के बराबर हम इसमें गुड़मार बूटी इसमें ऐड कर दें। जो गुड़मार बूटी है इसके बारे में जो अब नई तहकीक यूरोप में आ रही है, ये वाकई अब शुगर के लिए दवाई इससे बनने लगी। चौथी चीज़ जो इसमें डाल रहा हूँ ये करेला खुश्क है, बिटर गाउड। इसके बारे में किसी को भी कोई शुबा नहीं है कि ये शुगर लेवल को कम करता है। बहुत सारे इस पे बात हो चुकी है, लिहाजा इस पर बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। इसमें जो पांचवी चीज़ है वो है जामुन की गुठलियाँ। ये सेजिजाइनम जम्बोलम है। सेजिजियम के नाम से दुनिया में एक नहीं 20 दवाएं बनती हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए मदद करती हैं। जैसे आगा साहब, जब लोग आम खाते तो लोग आम की बात करते हैं, अच्छा जी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो आप दो तीन जो है जामुन के दाने खा लें। और एग्जैक्टली यही बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम बहुत गर्म है। मैं उनसे पूछता हूँ कि किस मौसम में खाते हो आम? जून में। गर्म आम जून में खाते हो और ठंडे कीनू जो है वो आप सर्दी में खाते हैं। लेकिन बात यह अल्लाह का निज़ाम इसी तरह है। और अल्लाह के निज़ाम की बात करूँ, एक छोटा सा जुमला और दोहराऊंगा कि जुलाई में जब बारिशें हो जाएंगी तो बारिशों के बाद जब पानी जोहड़ों में जमा होगा और वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, उस वक्त आपको बाजार में मिठे मिलेंगे जो कुनैन से भरपूर है। ये अल्लाह का निज़ाम है। हम जिस चीज़ की बात करें वो सेजिजानम जम्बोलम है। ये है जामुन की गुठलियाँ। अब इसमें इस पूरे नुस्खे में शुगर के लिए तकरीबन तमाम दवाएं जो हमारे हर्बल लाइफ उसमें है, हर्बल में ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ का और इजाफा किया और वो है ½ टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च को अगर हम देखें तो ये एंटी कोलेस्ट्रॉल है। और बहुत सारे केसेस में होता यह है कि डायबिटीज़ जब बढ़ती है तो जो पेंक्रियास से लाइन आ रही होती है, जो सप्लाई कर रही होती है, उस सप्लाई लाइन में कहीं एक फैट का टिश्यू दरमियान में फंस जाता है और उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। इसलिए कि इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही होती है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही होती। और इसीलिए आम तौर पर मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है, नॉर्मल है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी सिर्फ चीज़ बढ़ी हुई है, तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि शायद आपके पेरेंट्स में किसी को शुगर है, आपकी जीन में शुगर मौजूद है, इसको ज़रा डिटेक्ट कर लीजिए। तो इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च का इजाफा किया कि काली मिर्च एंटी कोलेस्ट्रॉल है। और ये बात मेरे दादा को भी पता थी, इसलिए कि जब भी वो अंडा खाते थे तल करके तो उसके ऊपर काली मिर्च डाल के खाते थे। और ये बात पूरी दुनिया कि अंडे पर काली मिर्च डाली इसीलिए जाती है कि वो एंटी कोलेस्ट्रॉल है। तो मैंने इसमें छठी चीज़ इजाफा की, वो काली मिर्च है। इन तमाम चीज़ों को पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी में डाल दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए। सुबह चम्मच एक पानी में डाल दीजिए, ये रात को पी लीजिए। आपकी शुगर लेवल मैनेज होने लगेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो प्री डायबिटिक हैं और वो लोग जो डायबिटीज़ के हैं और किसी किस्म की कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस दवा को वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी शुगर को मैनेज कर लें और अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि उनकी डोजेज को अगर कम करना है तो ये डॉक्टर का हक है, एक पेशेंट का हक नहीं है। सही, ठीक है। और ये आपने बड़ा ज़रूरी कि आपने कहा ना कि ताकि जो प्रॉपर जितनी भी हर्ब्स हैं वो इन्फ्यूज हो जाए पानी में, सो यू हैव टू गिव देम प्रॉपर टाइम। रात को रखेंगे तो सुबह पी लें, तो जिस लाइक कि अगर आप 8-9 घंटे तो कहीं भी नहीं आपके गए ना, आपको इसको ये रखना है, ठीक है। और खाली पेट आपने इसको लेना सुबह के टाइम या नाश्ते के साथ भी? किसी वक्त भी ले लें। ये सारी कहानियां हैं कि पहले लें और बाद में लें, किसी वक्त भी लें। दवा का काम असर करना है, वो असर करेगी। सही, ठीक है। आगा साहब, आपने एक ही चीज़ बता रहे थे, आपकी और शेयर भी करेंगे हमारे साथ। चलिए आज आगा साहब प्लीज़ बचाऊंगा बेटे। अच्छा, हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे टाइप 1 डायबिटीज़ के हवाले से, डॉक्टर साहब वैसे अब डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स मौजूद हैं?
देखिए अब ना एक मेडिकल में नई टर्म आ रही है प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है। पहले ये था कि हम ना वो कहते हैं ना एक ही लाठी से सबको जो है वहाँ आने वाला सीन था। पहले डायबिटीज़ डेवलप हुई, डायग्नोस हुई, फिर टाइप 1 टाइप 2 में आई। अब हम इसको क्वांटिफाई करते जा रहे हैं, क्लासीफाई करते जा रहे हैं, ताकि जिस पेशेंट को स्पेसिफिक जिस टाइप की डायबिटीज़ है उसको स्पेसिफिक उसी तरीके से मैनेज किया जाए। तो अब 5 टाइप की डायबिटीज़ है। एक जिसे हम लोग कहते हैं सीवियर ऑटो इम्यून डायबिटीज़, छोटे बच्चों को होती है, जिसमें उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो पेनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करती हैं। उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इंसुलिन के, ठीक। दूसरी होती है सीवियर इंसुलिन डिफिशिएंट डायबिटीज़। जैसे डॉक्टर साहब मैं आपकी बात सारी यहाँ काट रही कता कराने की माजरत, लेकिन जिन बच्चों को टाइप की डायबिटीज़ होती है उन बच्चों के लाइफ का स्पैन कितना होता है? क्या नॉर्मल लोगों जितना ही होता है? परफेक्टली नॉर्मल लोगों जितना, अगर वो प्रॉपरली मैनेज कर सकें। आपको पता है बहुत बड़े बड़े लोगों को, वसीम अकरम कितने सालों से इंसुलिन लगा रहे हैं। फवाद खान भाई हमारे इतने फेवरेट हीरो हैं। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ वो खूबसूरत फिल्म देखी है, वो कहते हैं कि हाँ देखी है। उसमें जो वो लड़का था ना फवाद खान, उसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का बच्चा इनफैक्ट बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि उसके और बहुत सारे चीज़ें जो है ना वो बेहतर तरीके से मैनेज होती हैं। अच्छा, इंसुलिन सीवियर इंसुलिन डिफिशिएंट डायबिटीज़, अब ये क्या डायबिटीज़ होती है? आपका पेनक्रियाज या तो सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाया या डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी वजह से, और यहीं से एक और डायबिटीज़ निकली है जिसे टाइप 5 डायबिटीज़ कहते हैं, जो अब नई एक टर्म आ रही है। टाइप 5 डायबिटीज़ का मतलब ये है कि मेल न्यूट्रिशन, यानी कि अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर जो बच्चे जो गरीब होते हैं, जो प्रॉपर खाना नहीं खा सकते, जो मेल न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका पेनक्रियाज ही डेवलप नहीं कर सकता। तो डायबिटीज़ जो किसी ज़माने में सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से हो रही थी, अब वो डायबिटीज़ कम और मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो रही है। तीसरी डायबिटीज़ जो है वो होती है फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़, सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस। चौथी होती है माइल्ड एज रिलेटेड डायबिटीज़। पांचवी होती है माइल्ड ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़। तो इसका मतलब है कि हर डायबिटीज़ डिफरेंट है। जैसे लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब वो तो चीनी भी खाता है, उसको तो नहीं होती, मैं नहीं खाता मुझे हो गई, क्योंकि आपका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है और आपको जो डायबिटीज़ हुई है वो डिफरेंट डायबिटीज़ है। इसी तरीके से डॉक्टर साहब उसको आपने एक गोली दी है, मुझे आप इंसुलिन की बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि उसकी टाइप डायबिटीज़ डिफरेंट है, आपकी डायबिटीज़ डिफरेंट है, उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है, आपकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। आजकल वो एक नई जो GLP-1 एनालॉग जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, डॉक्टर साहब वो फलाने ने तो 8 किलो वजन कम कर लिया था और मेरा तो आधा किलो भी नहीं हुआ। अगेन उसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट था, उसकी डायबिटीज़ डिफरेंट थी, उसका कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट था, आप डिफरेंट हो। हर एक इंडिविजुअल की अपनी बॉडी एनाटॉमी होती है। इसे ही प्रिसीजन मेडिसिन कहते हैं और फ्यूचर प्रिसीजन मेडिसिन का, और इसमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा हेल्प आउट कर रही है। डॉक्टर साहब ये ओबेसिटी का कितना लेन देन है हमारी? देखिए ये जो तीसरे टाइप की डायबिटीज़ हमने डेवलप की ना, कि सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़, और जो चौथे टाइप की थी वो थी ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़। यानी दो जो मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं ये होती है ओबेसिटी से। यानी अगर मैं जनरल बात करूं तो 90% ऑफ द डायबिटीज़ पेशेंट्स आर ओबेस और ओवरवेट। आप एक बात कर रही थी ना कि क्या हम अपने जीन्स को डॉज कर सकते हैं। इस पर बड़ी अच्छी एक स्टडी आई थी जो ट्विंस के ऊपर की गई थी। हालांकि वो स्टडी बेसिकली इथिकली शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि एक ट्विन जो है उसको उन्होंने बहुत सीवियर किस्म की जो है ना कैलोरी डिफिसिट डाइट दी, और दूसरे ट्विन को नॉर्मल खाना देते रहे, और उनकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जिसको नॉर्मल खाना देते रहे उसने टाइप 2 डायबिटीज़ जल्दी डेवलप कर ली, और जिसको नहीं दिया गया, जिसको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया, नहीं किया। इसका मतलब जीन तो सेम होते हैं ना, तो आप जीन्स को डॉज कर सकते हैं जब आप जीन्स को एनवायरनमेंट डिफरेंट देंगे। जब तक आप वो एनवायरनमेंट, हमने क्या किया, हमारे जीन्स तो डिफिशिएंट हैं, डॉक्टर सुमेरा कह के गई कि हमारे जीन्स में फॉल्ट है, वाकई ये बात है, हम एशियंस का तो BMI भी कम है, लेकिन हमने सिर्फ उस फॉल्ट को पकड़ के और हमने उसको इतनी बुरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी है कि अब हम पूरी दुनिया में ओबेसिटी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, डायबिटीज के अंदर पहले नंबर पे। हमें भी तो इंटेलिजेंट प्ले करना है ना। एग्जैक्टली, आप जीन्स को डॉज नहीं कर सकते, जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम उन जीन्स को एक्टिवेट होने से रोक सकते हैं। आप उसके मिजाज को देख के चल सकते हैं। डॉक्टर साहब प्रिवेंशन की तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी इज नॉट ओनली कि ठीक है, ये भी जड़ है बहुत सारी बीमारियों की, कि अगर आपको डायबिटीज़ भी होती है तो इसका किडनीज पे भी तो बहुत लोड है ना ओबेसिटी का। देखिए प्रिवेंशन की हम बात करें किडनी के हवाले से या बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, तो जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी प्रिवेंशन हमारे पास लोग उस वक्त आते हैं जब वो इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं। मैं किडनी का फिजिशियन हूँ, मेरे पास मरीज़ उस वक्त आता है जब उसके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है या उसका खून का टेस्ट क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। प्रिवेंशन उस वक्त नहीं होती, प्रिवेंशन उस दिन से होगी जिस दिन उसको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई। और उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो हमने कहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें डाइट आएगी, क्योंकि जितना अच्छा किसी का डायबिटीज़ का कंट्रोल होगा उतने कम चांसेस होंगे उसको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की, किडनी की भी और बाकी भी। तो बॉटम लाइन ये है, इसमें तो स्कैन भी आ जाते हैं ना कि आप तवातुर से अपने स्कैन कराते रहें ताकि चेक करते रहें। तो क्या कहते हैं, सबसे पहली बात डायबिटीज़, उसका क्राइटेरिया दुनिया भर में एक है कि भाई HbA1c कितना होना चाहिए, फास्टिंग कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिर ड्रग्स हैं। जब
कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए हार्ट की या किडनी की या कुछ हो जाए, तो फिर उसके बाद हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। जो प्रोसेस है उसका, जो 6 महीने में होना है वो ज़्यादा देर में होगा, साल में होगा, 2 साल में होगा, जो 5 साल में होना है वो 10 साल में होगा, उसके लिए फिर वही बात है, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। अगर ब्लड प्रेशर है तो गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, और प्लस उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं, उसके काफ़ी ग्रुप्स हैं, 3-4 ग्रुप्स हैं दवाइयों के। मेरे ख्याल में लेना, आई डोंट नो एक जनरल प्रोग्राम में कि वो होगा, मगर जो भी अपना है वो अपने मालिक से बात कर सकता है कि भाई मैं कौन कौन सी दवाइयाँ लूँ जिससे मेरे किडनी को और हार्ट को। इसमें शुगर की दवाइयाँ भी हैं, इसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी हैं, इसमें कुछ और दवाइयाँ भी हैं जो उसकी हो गई। तो मैंने कहा कि पहले दिन से प्रिवेंशन होगी। जब डिजीज़ हो गई, जब किसी ने कह दिया कि अब आपको किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसके बाद फिर प्रिवेंशन नहीं होगी, उसके बाद सिर्फ स्लो डाउन किया जाएगा। मगर जो मेरे दिल में सबसे अहम बात है और जो इस प्रोग्राम के तवज्जो से और आज के दिन से महसूस होनी चाहिए कि हम उस वक्त से क्यों शुरू करें, या जब प्री डायबिटिक हो जाए या जब डायबिटीज़ हो जाए, हम उस दिन से क्यों ना शुरू करें जब एक आदमी है जो प्रोन है डायबिटीज़ को, उसको बचाएं। तो जैसा बात हुई कि बच्चे हैं, ओवरवेट हैं, उनका लाइफस्टाइल है, स्कूल में जा रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भी खुद भी कहता हूँ और जो मरीजों से भी कहता हूँ कि जब हम एक हमारा छोटा बच्चा है उसकी हम करियर प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई किस स्कूल में जाएगा, ओ लेवल, ए लेवल, मैट्रिक कहाँ से करेगा, कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में जाएगा, नौकरी क्या करेगा, तो उस वक्त हम ये भी देखें ना कि हम ये देख रहे हैं कि इसका उस वक्त हमारा फोकस है कि इसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होगा, और इसकी जॉब क्या होगी, इसका प्रोफेशन क्या होगा। उस वक्त हम उस दिन क्यों नहीं सोचते कि हाउ वुड यू लाइक टू सी हिम एट द एज ऑफ 30, हाउ हेल्दी ही वुड बी एट द एज ऑफ 30। तो ये आपको उस दिन से क्यों नहीं करते? बचपन से ही आपको जो इसकी फिजिकल एक्टिविटी उसको बढ़ाना भी होगा, वक्त बड़ा मुख्तसर है। वालिद के तौर पे मेरी जिम्मेदारी ये भी तो है जी, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ ये करियर में उसको सक्सेसफुल बनाना तो नहीं है ना। आप इट्स सब माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक हिम, बिल्कुल सही बात है जी, आप दैट सब ही कीप्स रिमेन्स हेल्दी। मेहमानों, आप सब मेहमानों को बहुत शुक्रिया, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, शाद रही, आबाद रही जिंदगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।